हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज का ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। क्यों लंबा होने वाला है? क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी का जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, उसमें से कुछ प्रश्न। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल क्या होता है, इसका स्टेज क्या होता है? तो सल्फर साइकिल के क्या क्या स्टेप होते हैं, देखते हैं। चट्टानों के अपक्षय से सल्फर निकलता है। जब दोस्तों चट्टानों का अपक्षय होता है तो वहां से सल्फर निकलता है। वहां से सल्फर निकलने के बाद हवा के संपर्क में आता है और सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। सल्फेट पौधे और सूक्ष्मजीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है और कार्बनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। सल्फेट को दोस्तों पौधे और सूक्ष्मजीव ग्रहण करते हैं, उसे कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसे कार्बनिक रूप में परिवर्तित होने के बाद सल्फर के जैविक रूप को तब जानवर अपने भोजन के माध्यम से ग्रहण करता है और इस प्रकार सल्फर जो है खाद्य श्रृंखला में चला जाता है। इस प्रकार सल्फर कहाँ चला जाता है? खाद्य श्रृंखला में। आगे देखते हैं। जब जानवर उसे खा लेते हैं उसके बाद दोस्तों जब जब जानवर मर जाते हैं तो कुछ सल्फर अपघटन द्वारा निकल जाता है। कुछ जो सल्फर होते हैं वो अपघटन द्वारा निकल जाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं रोगाणुओं के ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ सल्फर अपघटन द्वारा निकल जाते हैं, कुछ रोगाणुओं के ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि इसके कई प्राकृतिक स्रोत हैं दोस्तों, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, पानी का वाष्पीकरण और दलदल में कार्बनिक पदार्थों का टूटना, जो सल्फर को सीधे वातावरण में छोड़ देता है। यह गंधक वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरता है। दोस्तों यह जो सल्फर होता है गंधक वर्षा के साथ भी पृथ्वी पर गिरता है। तो दोस्तों मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले दोस्तों जो सल्फर होता है यह चट्टानों के अपक्षय से निकलता है। वहां से निकलने के बाद हवा के संपर्क में आता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सल्फेट को पौधे और जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसे ग्रहण करते हैं और कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसे कार्बनिक रूप में परिवर्तित करने के बाद दोस्तों जो हमारे जानवर होते हैं उसे जैविक रूप में ग्रहण करके उसे खाद्य श्रृंखला में भेज देते हैं। उसके बाद जब हमारे जानवरों की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो कुछ सल्फर जो होते हैं वह अपघटन के बाद सीधे वायुमंडल में चले जाते हैं। कुछ जो होते हैं रोगाणुओं के ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। उसके कई स्रोत हैं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट, पानी का वाष्पीकरण, दलदल में कार्बनिक पदार्थ का टूटना, जो दोस्तों सीधे सल्फर को वातावरण में भेज देता है। और दोस्तों जो सल्फर होता है गंधक वर्षा के साथ पृथ्वी पर भी गिरता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग सल्फर साइकिल समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है यह वातावरण में प्रचुर मात्रा में होता है। 78% दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है वातावरण में, ये आप सभी को पता होगा। तो नाइट्रोजन जो वातावरण में प्रचुर मात्रा में, लेकिन यह पौधों या जानवरों के लिए अनुपयोगी है जब तक कि इसे नाइट्रोजन यौगिकों में न परिवर्तित किया जाए। तो दोस्तों क्योंकि आप लोग पता है जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, तो इसीलिए दोस्तों इसका प्रचुर मात्रा में होने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित नहीं किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वायुमंडल को नाइट्रोजन यौगिकों में ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका उपयोग क्या होता है दोस्तों? पौधे द्वारा किया जा सकता है। आगे देखते हैं। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से प्रयोग करने योग्य नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित करते हैं। फिर इन नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पादप कोशिका में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है। जानवर इन पौधों या अन्य जानवरों का सेवन करके जानवर इन पौधों या अन्य जानवरों का सेवन करके नाइट्रोजन को आत्मसात करते हैं या अपने अंदर लेते हैं, कर सकते हैं, जिनमें नाइट्रोजन होता है। इन परंतु मनुष्य पौधों और जानवरों से प्रोटीन का उपभोग करते हैं। नाइट्रोजन तब हमारे शरीर प्रणाली में आत्मसात हो जाती है जब नाइट्रोजन चक्र के अंतिम चरणों के दौरान बैक्टीरिया और कवक कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने में मदद करते हैं, जहां नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में घुल जाते हैं, जो फिर से पौधे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जो फिर से दोस्तों किसके द्वारा? पौधे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। कुछ जीवाणु फिर इन नाइट्रोजन यौगिक को मिट्टी में परिवर्तित कर नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। आखिरकार यह वातावरण में वापस चला जाता है। दोस्तों यह फिर से वातावरण में चला जाता है। यह दोस्तों प्रक्रिया जो होती है लगातार होती रहती है। तो मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ क्या क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल को फिर से समझिएगा। दोस्तों जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है,
वह राइजोबियम की क्रिया द्वारा N2 में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है वह आकाशीय बिजली के द्वारा और दोस्तों बारिश के द्वारा पृथ्वी पर आता है। उसके बाद दोस्तों वह मिट्टी में मिल जाता है तो राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वह उसे नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद वह मिट्टी में स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है और पौधे अपने मूल जड़ों द्वारा अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। फिर पेड़ पौधे इसे प्रोटीन के रूप में बदल देते हैं। उसके बाद दोस्तों मनुष्य और जो जानवर होते हैं उसे ग्रहण करते हैं। उसके ग्रहण करने के बाद दोस्तों जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है उनका अपघटन होकर के नाइट्रोजन को गैस के रूप में मुक्त कर देते हैं। मुक्त हुई नाइट्रोजन दोस्तों जो होती है वो फिर से वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। आगे चलते हैं। अब दोस्तों कार्बन साइकिल देखेंगे। कार्बन साइकिल क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप हैं। तो कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जहां कार्बन यौगिकों को जीवमंडल, भूमंडल, पेडोस्फीयर, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच परस्पर विनिमय किया जाता है। कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जहां कार्बन यौगिकों को जीवमंडल, भूमंडल, पेडोस्फीयर, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच परस्पर विनिमय किया जाता है। इसके क्या क्या चरण है देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में मौजूद कार्बन प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वायुमंडल में जो दोस्तों कार्बन मौजूद होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पौधों द्वारा अवशोषित करने के बाद दोस्तों इसे जानवरों द्वारा खाया जाता है और कार्बन उनके शरीर में जैव संचयित हो जाता है। जो कार्बन होता है उनके शरीर में जैव संचयित हो जाता है। ये जानवर और पौधे अंततः मर जाते हैं और सड़ने पर कार्बन वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है। जब दोस्तों इसे जानवर खा लेंगे उसके मरने के बाद दोस्तों जो कार्बन होता है वह पुनः वातावरण में चला जाएगा। कुछ कार्बन जो वायुमंडल में वापस नहीं छोड़ा जाता है अंततः जीवाश्म ईंधन बन जाता है। कुछ दोस्तों जो आज के समय में हम लोग देखते हैं पेट्रोल ईंधन दोस्तों जो है पेट्रोल है, डीजल है दोस्तों, ये सब जीवाश्म ईंधन है। जो कुछ जो दोस्तों वायुमंडल में नहीं जा पाए वही जीवाश्म ईंधन बन गए। इन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग तब मानव निर्मित गतिविधियों के लिए किया जाता है जो वातावरण में अधिक कार्बन वापस पंप करते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, कार्बन साइकिल होगा। क्या क्या इसका स्टेप है दोस्तों। फिर सुनिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे इसे अवशोषित कर लेते हैं। पौधों से जानवर खा लेते हैं। उनके खाने के बाद उनके शरीर में यह संचयित हो जाता है। फिर जानवरों की जब मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों जो कार्बन होता है वह वायुमंडल में चला जाता है। कुछ कार्बन वायुमंडल में नहीं जाता जो पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन बन जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन में दोस्तों हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। तो दोस्तों इन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग तब मानव निर्मित गतिविधियों के लिए किया जाता है जो वातावरण में अधिक कार्बन वापस पंप करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका कार्बन साइकिल। एक दोस्तों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था कि कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका है। तो देखते हैं कार्बन चक्र में जीवाणु की क्या भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सीमित मात्रा की भरपाई करते हुए बैक्टीरिया पौधे और जानवरों को विघटित करने की अपनी क्षमता से जीवन को बनाए रखते हैं। दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सीमित मात्रा की भरपाई हो जाती है उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं पौधे और जानवरों के शरीर को विघटित करने की अपनी क्षमता से जीवन को बनाए रखते हैं। नतीजन वे कार्बन चक्र में कार्बन डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं वह कार्बन चक्र में डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया ज्यादातर डिकम्पोजर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट को मिट्टी के पौधे, बैक्टीरिया और शैवाल में कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न कार्बनिक अणु खाद्य श्रृंखला में चले जाते हैं। जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न कार्बनिक अणु होते हैं वह खाद्य श्रृंखला में चला जाते हैं जहां वे कोशिकीय श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जहां वो क्या होता है दोस्तों कोशिकीय श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। बैक्टीरिया दोस्तों जो होते हैं पौधे और जानवरों के शरीर को विघटित करने की क्षमता से पृथ्वी पर रहने की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वह पौधे और जानवरों के शरीर को विघटित करने की क्षमता से पृथ्वी पर रहने की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपर्याप्त मात्रा की भरपाई करते हैं दोस्तों कौन, बैक्टीरिया। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। नतीजन वे डिकम्पोजर के रूप में कार्बन चक्र में भूमिका निभाते हैं। दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है जो कार्बन चक्र के रूप में भूमिका निभाते हैं। एसिटोजेनिक बैक्टीरिया एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों
कार्बन चक्र में जीवाणु की क्या भूमिका है, मैंने बताया कि दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण के लिए जीवाणु कार्बन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद दोस्तों उनको जितना जीवाणु चाहिए उतना जीवाणु देने के लिए दोस्तों क्या करता है, जीवाणु उनके ऊपर काम करता है। उनको उनके डिकम्पोजर के लिए दोस्तों जीवाणु जिम्मेदार होता है। और दोस्तों एक तरह से कहा जा सकता है कि दोस्तों जीवाणु जो होता है हमारे वायुमंडल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सॉरी जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे वायुमंडल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा ही जो होता है हम लोग डिकम्पोज होती है, हम लोगों की बॉडी डिकम्पोज होती है। सड़े गले पदार्थ जो हमारे पदार्थ होते हैं वो सब सड़ते गलते हैं, तो दोस्तों ये सब जीवाणुओं के माध्यम से ही होता है। इसलिए हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि क्या महत्व है जीवाणुओं की कार्बन चक्र में, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, जो कि दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कार्बन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल और दोस्तों सल्फर साइकिल और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। 100% एग्जाम में पूछा जाएगा इसमें से 2 क्वेश्चन। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है देखते हैं। तो दोस्तों मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बहुत सी भूमिकाएं हैं, तो देखते हैं। पहला घरेलू खाद्य उत्पाद में, दूसरा औद्योगिक उत्पादन में, तीसरा प्रतिजैविक या औषधि उद्योग में, चौथा कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में, पांचवा वाहित मल उपचार में, छठवां सॉरी सातवां जैविक नियंत्रण कारक के रूप में। तो दोस्तों जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका मानव जीवन में बहुत ही भूमिका है। तो सभी को बारी बारी से देखेंगे कि घरेलू खाद्य उत्पाद के रूप में कैसे मानव के जीवन कल्याण में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है, और औद्योगिक उत्पादन में क्या भूमिका है, प्रतिजैविक या औषधि के रूप में क्या भूमिका है, कृषि क्षेत्र के जैव उर्वरक के रूप में क्या भूमिका है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि दोस्तों जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका जैव उर्वरक के रूप में क्या भूमिका है। और दोस्तों एक मैंने आप लोगों को बताया था कि जैव नियंत्रण के रूप में जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो इसी में से दोस्तों आप लोगों का 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं, घरेलू खाद्य उत्पादों के रूप में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। तो दोस्तों घरेलू खाद्य उत्पादन में जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी क्या भूमिका है। ईसा पूर्व से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थ बनाने में कुछ जीवाणुओं और इष्ट कोशिकाओं का रसोई में उपयोग करता आया है और आज भी कर रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे प्रयोग कर रहा है दोस्तों सूक्ष्मजीव का। तो घरेलू उत्पाद में, तो दही या योगर्ट बनाने में दोस्तों सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, दूध से दही बनाने के लिए उसमें जामन लगाते हैं। थोड़े से जामन में लाखों करोड़ों की संख्या में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा होता है थर्मोफाइलस तथा लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। तो दोस्तों ये इतने बैक्टीरिया दोस्तों किसमें पाए जाते हैं, जामन। दोस्तों हम लोग जो दूध में डालकर दही बनाते हैं उसमें दोस्तों लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो दोस्तों बैक्टीरिया एक सूक्ष्मजीव है, ये सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों दही के रूप में दोस्तों हम लोग बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया। दूसरा देखते हैं, और देखते हैं दोस्तों इसमें दही में विटामिन B12 की मात्रा दूध से कहीं अधिक होती है, अतः दही की पोषण संबंधी गुणवत्ता भी अधिक होती है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे पेट में सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले विकारों से रक्षा करते हैं। तो दोस्तों जो सूक्ष्मजीव होते हैं हमारे शरीर में रोगों से भी बचाते हैं, शरीर को रोगों से भी बचाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट दोस्तों, घरेलू उत्पादन के रूप में पनीर बनाने के रूप में दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टिक एसिड के किण्वन से पनीर बनता है। स्ट्रेप्टोकोकस तथा लैक्टोबैसिलस की विभिन्न जातियों का विभिन्न प्रकार के पनीर बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पनीर कैसे बनता है आप लोग जानते होंगे, डेयरी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों पनीर को बनाने के लिए भी दोस्तों सूक्ष्मजीव का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों औद्योगिक उत्पादन के रूप में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। सूक्ष्म जीवों के द्वारा बहुत से मादक पेय औद्योगिक स्तर पर संश्लेषित किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव के द्वारा दोस्तों बहुत से मादक पेय औद्योगिक स्तर पर संश्लेषित किए जाते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं पहला वाइन बियर विस्की ब्रांडी या रम व वोडका दोस्तों जिसे कहा जाता है एल्कोहलिक पेय इष्ट कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। अंगूर के रस के सैकरोमाइसीज सेरेवेसिसी सैकरोमाइसीज एलिपोसाइडियस द्वारा किण्वन से वाइन बनाई जाती है। दोस्तों अंगूर दोस्तों जो होता है, अंगूर के रस के सैकेरोमाइसीज सेरेविसी तथा सैकेरोमाइसीज एलिपोस सॉरी दोस्तों एलिपो एलिप्सोइडियस द्वारा किण्वन से वाइन बनती है।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एलिप्सोइडियस दोस्तों है, तो इससे किण्वन द्वारा दोस्तों क्या बनता है, वाइन बनता है, बियर बनता है, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, एल्कोहलिक पेस्ट, ये सब दोस्तों किसके द्वारा बनते हैं, इष्ट कोशिकाओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आगे देखते हैं, सिरका व एसिटिक एसिड, सिरका व एसिडिक एसिड के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सूक्ष्मजीव का। माइकोडर्मा एसिटी एजिटोबैक्टर एसिटी नामक बैक्टीरिया द्वारा शर्करा के घोल का किण्वन करके सिरका व एसिटिक एसिड बनाया जाता है। किसके उपयोग से दोस्तों, सूक्ष्मजीव के उपयोग से ही दोस्तों क्या बनता है, सिरका व एसिटिक एसिड बनाया जाता है। आगे देखते हैं, एल्कोहल व एसीटोन, शर्करा के घोल से ब्यूटाइल एल्कोहल व एसीटोन बनाने के लिए, तो दोस्तों शर्करा के घोल से ब्यूटाइल एल्कोहल व एसीटोन बनाने के लिए क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इनका नाम थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये सब बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछेगा कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका, या पूछ सकता है मानव जीवन में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है। दोस्तों आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट है, चाय व तंबाकू की पत्तियों को पकाने में दोस्तों कुछ बैक्टीरिया चाय व तंबाकू की पत्तियों पर किण्वन करके उन्हें विशेष प्रकार की सुगंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों जो चाय व तंबाकू की पत्तियों पर किण्वन करके उनमें विशेष प्रकार की सुगंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार कॉफी व कोको के उत्पादन की विधि में भी बैक्टीरिया काम में लाए जाते हैं। कोको में चॉकलेट का स्वाद बैक्टीरिया की किण्वन क्रिया के कारण होता है। तो दोस्तों इन सभी में दोस्तों सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं सूक्ष्मजीव होते हैं, वायरस होते हैं सूक्ष्मजीव होते हैं, शैवाल सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीव किन्हें कहते हैं, जिन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगला है, प्रतिजैविक या औषधि के रूप में सूक्ष्मजीव का प्रयोग। सूक्ष्मजीव एवं उनके उत्पादों का औषधि रूप में भी अत्यधिक महत्व होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक दोस्तों जो होता है, जो दवाएं एंटीबायोटिक आती हैं, उनमें दोस्तों सूक्ष्मजीव का बहुत उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाता है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में स्टेफाइलोकोकस जीवाणु का पर प्रयोग करते समय सर्वप्रथम पेनिसिलियन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में स्टेफाइलोकोकस जीवाणु पर प्रयोग करते समय क्या किया था दोस्तों, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। किसने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, 1928 में। आगे देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरोमाइसिन, टेरामाइसिन इसी प्रकार के पदार्थ हैं जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड आदि घातक रोगों में अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुए हैं। कुछ बैक्टीरिया के एंटीजन से चेचक, हैजा व अन्य रोगों के वैक्सीन भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन हम लोग बनाए जाते हैं, इनमें भी दोस्तों सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग का कोविड का जो वैक्सीन आया है, इसमें भी दोस्तों सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया गया, माइक्रो का यूज किया गया है। चलते आगे दोस्तों देखते हैं, कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में किसकी भूमिका दोस्तों, सूक्ष्मजीवों की भूमिका। कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव की भूमिका, जो कि मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया है और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं इन सभी को डिटेल में बता रहा हूँ। तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव की भूमिका क्या है। जैव उर्वरक वे जीव हैं जिनसे मृदा की पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ये जीवाणु, कवक तथा नील हरित शैवाल हैं। लेग्यूमिनस पादपों के मूलों में ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया का सहजीवी होता है। सहजीवी मतलब निवास करता है दोस्तों। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन वायु स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है। कौन दोस्तों, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वायु में स्थिर करके कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है। किसे, नाइट्रोजन को। तो दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में ये दोस्तों किसकी भूमिका है, सूक्ष्मजीव की भूमिका है। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी दोस्तों बहुत उच्च रूप में दोस्तों कौन कार्य करता है, सूक्ष्मजीव कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणुओं की सूक्ष्मजीव की भूमिका या जीवाणुओं की भूमिका पूछ सकता है दोस्तों। नाइट्रोजन को स्थिर दोस्तों जीवाणु ही करते हैं। कुछ जीवाणु वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदल देते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर तथा कोलेस्ट्रीडियम आदि। लेग्यूमिनेसु कुल के पौधे की जड़ों में ग्रंथियां मिलती हैं दोस्तों। आप लोग देखेंगे जो दलहनी फसल होती है उनके जड़ में एक दोस्तों इस प्रकार की संरचना मिलती है दोस्तों। इसी में दोस्तों जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसी में राइजोबियम
और अन्य राइजोबियम फैमिली के दोस्तों जीवाणु होते हैं उपस्थित होते हैं। तो लेग्यूमिनेसी का मतलब दोस्तों दलहनी फसल या पल्सेस क्रॉप दोस्तों जो होती है उन्हीं को कहा जाता है लेग्यूमिनेसी। कुछ के पौधे की जड़ों में ग्रंथियां मिलती है, इनमें रहने वाले जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनेसियरम वायु से मुक्त नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। दोस्तों क्या बताया गया है, जो इनमें दोस्तों जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है दोस्तों उसे ग्रहण करके क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं। स्थिर करके क्या बना देते हैं दोस्तों, कार्बनिक बना देते हैं। नाइट्रीफाइंग जीवाणु, आप देखेंगे दोस्तों नाइट्रीफाइंग जीवाणु के रूप में दोस्तों कैसे कार्य करते हैं सूक्ष्मजीव। अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने वाले जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइड्स को नाइट्रेट में बदलने वाले बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, दोस्तों ये सब क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग जीवाणु बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आप लोग इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इस समय हम लोग देख रहे हैं जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव की भूमिका। तो मृत पौधे तथा जंतुओं का सड़ना भी दोस्तों जीवाणु के ऊपर ही होता है, सूक्ष्मजीव के कारण ही होता है। कुछ जीवाणु पौधों और जंतुओं के मृत शरीर के जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। इस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इससे क्या होती है दोस्तों, भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वह बढ़ जाती है और मृतक विघटित हो जाते हैं। बैसिलस माइकोडिस, बेसिलस रेमोसस तथा बेसिलस वुल्गेरिस मृतक जीवों को विघटित करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि मृतक जीवों को विघटित करने वाले जीवाणुओं के नाम बताइए, तो आप लोग याद कर लीजिए बेसिलियस माइकोडिस, बेसिलस रेमोसस, बेसिलस वुल्गेरिस। ये क्या करते हैं दोस्तों, मृतक जीवों को विघटित कर देते हैं। तो दोस्तों ये क्या देख रहे थे हम लोग, जैव उर्वरक के रूप में जीवाणुओं की भूमिका या सूक्ष्म जीवों की भूमिका। फिर से देख लेते हैं। कुछ जीवाणु पौधे और जंतु के मृत शरीर के जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। इस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वह बढ़ जाती है। कुछ बैक्टीरिया जैसे दोस्तों बेसिलस माइकोडिस, बेसिलस रेमोसस तथा बेसिलस वल्गेरिस मृतक जीव को विघटित कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव की भूमिका। आगे देखते हैं वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव की भूमिका। तो अपशिष्ट पदार्थों में मल मूत्र व अतिरिक्त कूड़ा करकट व नगरों से बहकर आने वाला जल भी सम्मिलित होता है। इसमें उपस्थित ठोस कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने में सूक्ष्मजीव की अहम भूमिका होती है। सीवेज के अवक्षेप को खाद के रूप में काम में ले लाते हैं दोस्तों। दोस्तों जो नाले का पानी आता है, जो अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र कूड़ा करकट होते हैं दोस्तों, इनको भी दोस्तों सड़ाने गलाने में दोस्तों कौन काम करता है, सूक्ष्मजीव काम करते हैं, बैक्टीरिया ही काम करते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया नहीं दोस्तों, सूक्ष्मजीव काम करते हैं। अगला है ऊर्जा उत्पादन या बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव, बायोगैस कई गैसों का मिश्रण है दोस्तों, जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। यह सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा पैदा होता है। इन जीवाणुओं को मेथोजेने के नाम से जाना जाता है, मेथेनोजेन के नाम से जाना जाता है। मेथेनोबैक्टीरियम इनमें से एक होता है दोस्तों। तो दोस्तों बायोगैस बनाने में भी दोस्तों सूक्ष्मजीव की भूमिका होती है। आगे देखते हैं जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव की भूमिका। रासायनिक कीटनाशक, पीड़कनाशक व शाकनाशक के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग मानव व जंतुओं के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। रसायन कीटनाशक, पीड़कनाशक व शाकनाशक के रूप में रसायनों का जो उपयोग है दोस्तों वह मानव व जंतुओं के लिए क्या हुआ, हानिकारक सिद्ध हुआ है। इनका पर्यावरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये फल सब्जी आदि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कौन दोस्तों, रसायन दोस्तों, जो हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का, पीड़कनाशक का, शाकनाशक का, ये दोस्तों हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इनसे दोस्तों हमारे फल सब्जी आदि पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे दोस्तों मानव को हानि होने की संभावना बनी रहती है। अतः सूक्ष्म जीव दोस्तों जो होते हैं वो पीड़क नाशक के रूप में प्रयोग में लाने की संभावनाओं पर इस समय दोस्तों जो हमारे वैज्ञानिक वो कार्य कर रहे हैं। रोगजनक वायरस, जीवाणु, कवक, कुछ प्रोटोजोआ तथा निमेटोड द्वारा पीड़क कीटों को संक्रमित करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ये सब दोस्तों वैज्ञानिक हमारे खोज कर रहे हैं कि कुछ निमेटोड पीड़क कीटों को संक्रमित करके उनको नष्ट किया जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने जितना आप लोग बताया आप लोग समझ में आया होगा। आज का एक क्लास 24 मिनट का है, तो आप लोग वीडियो पूरा देख लिए होंगे। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं 9628363046। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।